डेयरी में गाय और भैंसों के साथ रेप किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के टाइम आंखों में मिर्ची डाल देते हैं। मेल बछड़े और पड़वे को जिंदा जला देते हैं। गाय को माता मानने वाला देश 28 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट करता है। गाय भैंस इसलिए नहीं काटी जाती कि लोगों को मीट पसंद है, बल्कि इसलिए कि हमें दूध पसंद है। गाय का दूध तो भगवान कृष्ण भी पीते थे। दूध का रंग सफेद नहीं, घिनौना और लाल है। डेयरी में गाय हो या बुफेलो, उन्हें मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। हर साल उनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए फोर्स प्रेगनेंसी कराई जाती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैल के सीमन से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बिना नेचुरल मेटिंग के। इस प्रोसेस को रेप के बराबर माना जा सकता है, क्योंकि बिना मर्जी के एक बार नहीं 6 से 7 साल तक लगातार हर 12 से 13 महीने में एक बार प्रेग्नेंट किया जाता है, जब तक वो दूध देने लायक रहे। एक डेयरी काऊ या बुफेलो का प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन 5 से 6 साल तक हो जाता है, जबकि वो नेचुरली 20 साल तक जी सकती है। जब दूध देना कम हो जाता है या गाय भैंस बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है या तो सड़क पर छोड़ देते हैं। डेयरी में पैदा होने वाले बच्चे का जेंडर डिसाइड करेगा कि उसको रखना है या बेचना है। मेल काल्फ दूध नहीं दे सकते, इसलिए वो डेयरी के लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं, इसलिए या तो उन्हें तुरंत मार दिया जाता है या तो छोड़ दिया जाता है सड़क पर या बेच दिया जाता है इलीगल मीट के लिए। फीमेल काल्फ को एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उन्हें भी एक मशीन की तरीके से देखा जाता है, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट समझा जाता है। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनके साथ भी यही सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस कराया जाता है। आज के टाइम में जेनेटिक टेक्नोलॉजी से सेक्स सिलेक्शन पॉसिबल हो गया है। साइंटिस्ट ने ऐसे सीमन डेवलप किए हैं जिससे फीमेल काल्फ पैदा होने के चांसेस 90%। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मोटिव के लिए होता है, ताकि दूध इंडस्ट्री और बढ़ सके। मेल की जगह पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही पैदा हो। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ मशीन ही आए, ये कह सकते हो, क्योंकि मेल काल्फ एक नॉन प्रॉफिट प्रोडक्ट है। मैं बार बार उनको प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि डेयरी इंडस्ट्री उनको एक प्रोडक्ट की तरीके से देखती है, ना कि एक जानवर और जीव की तरीके से। जानवर को कॉन्फाइंड स्पेसेस में रखा जाता है जहाँ हवा, धूप, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। भेड़ चाल की तरह लाइन में खड़े रहना, गंदे से गंदे फ्लोर पे रहना, इनकी रस्सी इतनी छोटी होती है कि मूवमेंट नहीं कर पाते, या तो सिर्फ बैठ सकते हैं या फिर खड़े हो सकते हैं। इनके गोबर और इनके मलमूत्र में ही ये 24 घंटे रहते हैं, और जिस टाइम दूध निकालना होता है उस टाइम सिर्फ उस पार्ट को जहाँ से दूध निकलता है उसको धो दिया जाता है और निकाल लिया जाता है। दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और पेन बढ़ाता है। BST बोवाइन ग्रोथ हार्मोन यूज किया जाता है। काफी जगह इलीगल है, फिर भी यूज होता है। ये सब इंजेक्शन उनकी हेल्थ खत्म कर देते हैं। इन्फेक्शंस, मैस्टिटिस, वीक बोन्स, यूट्रस कोलैप्स जैसी कंडीशन बन जाती है। आज के समय में लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी दूध पिया था, पर कृष्ण जी ने किसी डेयरी इंडस्ट्री का या फैक्ट्री फार्म का दूध नहीं पिया। अपनी गाय का प्रेम से दूध पिया। न उसमें इंजेक्शन था, न सेपरेशन, न स्लॉटर। दूध लेना और छीन लेना दोनों अलग बात है। आज दूध सिर्फ प्रोडक्ट बन चुका है जिसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं। ऑफिशियली देखा जाए तो काऊ का एक्सपोर्ट स्लॉटर के लिए बैंड है, लेकिन इलीगल काऊ स्मगलिंग होती है नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के थ्रू। करप्ट पुलिस, ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स, यहाँ तक कि सरकार भी इसमें इनडायरेक्टली तरीके से कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। गाय को माता मान के धंधा करने वाले नेता सब कुछ जानते हैं, लेकिन धंधा है तो पैसा है, इसलिए वो भी मौन है। कुछ लोग बुफेलो के मीट में काऊ का मीट मिला करके बेच देते हैं, क्योंकि काऊ का मीट सस्ता होता है। हर दिन इंडिया में 50,000 से ज्यादा मेल काव्स, 30,000 से ज्यादा बूढ़ी गाय और भैंसे, 1.5 लाख से ज्यादा बकरे और बकरियां काट दिए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर हर साल 70 बिलियन से ज्यादा जानवर मार दिए जाते हैं, जिसमें डेयरी का इनडायरेक्ट रोल बहुत बड़ा है।
इंडिया में 3600 से ज्यादा सर्टिफाइड स्लॉटर हाउसेस हैं और 10,000 के ऊपर इलीगल है। हमारी डेयरी इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में करीब 5% का योगदान देती है। केवल मिल्क प्रोडक्शन के बिजनेस की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में 24 से 25% का मार्केट एक्वायर करके बैठा है। बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत टॉप 5 कंट्रीज में है और डेयरी इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1। आज के समय में हम 239 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं और 2030 तक ये नंबर 300 मिलियन टन क्रॉस हो जाएगा। ये सिर्फ दूध से नहीं, जब दूध देने की क्षमता खत्म होती है तो गाय बैल को काट कर मीट या लेदर इंडस्ट्री में भी भेजा जाता है। हड्डियां, चमड़ा, यहाँ तक कि ब्लड पाउडर तक बेचकर पैसा कमाया जाता है। आधिकारिक तौर पर काउ स्लॉटर कई राज्यों में बैन है, लेकिन इलीगल काउ मीट एक्सपोर्ट का काला धंधा जिंदा है। बॉर्डर स्टेट से और खासकर बांग्लादेश एंड मिडिल ईस्ट की ओर तस्करी होती है। कानून कहता है एक ट्रक में 6 से 7 गाय रखी जा सकती हैं, लेकिन इलीगल ट्रांसपोर्ट में 20 से 25 गाय ठूस दी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट के टाइम इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है। ठूसने की वजह से कई गायों की हड्डियां टूट जाती हैं, सांस रुक जाती है या रास्ते में ही मर जाती है। स्लॉटर हाउस पहुंचने से पहले लास्ट टाइम तक उनका दूध निकाला जाता है ताकि दूध की एक भी बूंद बर्बाद न हो। ये लिटरली लाइफ को आखिरी सांस तक चूसना है। अगर पूरा भारत प्लांट बेस्ड मिल्क पर शिफ्ट हो जाए तो डेयरी इंडस्ट्री का पूरा 13 लाख करोड़ का कारोबार खत्म हो जाएगा। कार्बन इमिशंस, वाटर यूसेज, एनिमल सफरिंग ड्रास्टिकली कम होगी। आज प्लांट मिल्क जैसे ओट, सोया, आलमंड, इनकी कॉस्ट 100 से 150 रुपए पर लीटर है, लेकिन बल्क प्रोडक्शन होने पर ये कॉस्ट 60 से 70 रुपए पर लीटर हो सकती है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। हर साल 220 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन होता है। ये इंडस्ट्री में करोड़ों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर का बिजनेस है। अभी प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया, आलमंड, कोकोनट, इन सब का इंडियन मार्केट बहुत छोटा है। टोटल दूध मार्केट का 1 से 2% ही है, लेकिन पर ईयर ग्रोथ 20 to 25% है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग और क्रुएल्टी फ्री चॉइसेस चाहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रोडक्शन 15 से 20% तक पहुंच गया है। मतलब अगर डेयरी बंद होती है तो शुरू के कुछ साल स्ट्रगल होगा, लेकिन डिमांड के साथ स्केल बढ़ सकता है। प्राइस अभी ज्यादा है क्योंकि मास प्रोडक्शन कम है। सप्लाई चेन डेयरी जैसे हर गली मोहल्ले तक नहीं पहुंची है। अवेयरनेस कम है। अगर ये हो भी जाता है तो कुछ सालों तक इसके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी इशू। प्लांट मिल्क अभी काउ मिल्क से महंगा है, इसलिए इसको इनिशियली अफोर्ड करना पुअर फैमिलीज के लिए मुश्किल होगा। लोगों को काउ मिल्क की आदत है, प्लांट मिल्क के टेस्ट अलग होता है, एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तीसरा पॉइंट है फार्मर ट्रांजिशन। जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें प्लांट बेस्ड फार्मिंग और प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी होगी, वरना वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी कोर्ट क्या कर सकती है इस डेयरी और बीफ इंडस्ट्री को रोकने के लिए। इंडियन कोर्ट के पास काफी पावर्स हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंसिटिव इशू है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑर्डर डायरेक्टली बैन करने की बजाय कोर्ट डेयरी इंडस्ट्री को ट्रांजिशन पीरियड दे सकती है ताकि प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव डेवलप हो सके। कोर्ट गवर्नमेंट को मैंडेट कर सकती है कि डेयरी क्रुएल्टी और अल्टरनेटिव्स पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए। सब्सिडीज शिफ्ट। कोर्ट रिकमेंड कर सकती है कि डेयरी इंडस्ट्री को दिए जाने वाले सब्सिडीज प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्शन पर शिफ्ट किए जाएं। कोर्ट सीबीआई या ईडी को स्मगलिंग, ट्रांसपोर्ट माफिया और करप्ट ऑफिसर पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। पोर्ट्स और बॉर्डर पर स्कैनिंग स्ट्रिक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं इंडिया अगर डेयरी इंडस्ट्री से प्लांट बेस्ड पर शिफ्ट हो जाएगा तो इन जानवरों का क्या होगा, मतलब गाय, भैंस और बकरियों का। जो जानवर मिल्क प्रोडक्शन के रखे जाते थे उनकी डिमांड गिर जाएगी। पहले कुछ साल उनका मेंटेनेंस प्रॉब्लम बढ़ेगा क्योंकि लोग उन्हें फ्री में नहीं खिलाएंगे। गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब गौशालाएं बनानी पड़ेंगी उनके रहने के लिए। जो अभी स्मगलिंग और इलीगल स्लॉटर हो रहा है वो डायरेक्ट रुक जाएगा क्योंकि मार्केट खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ब्लैक मार्केट में फिर भी ट्राई करेंगे, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और कोर्ट को एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडीज बनानी पड़ेगी। एक तरह से ये सब होने के बाद प्लांट बेस्ड मिल्क का बूम हो जाएगा। सोया, आलमंड, ओट, कोकोनट मिल्क का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। नए फैक्ट्रीज, फार्म्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स खुलेंगे। इसमें कई नई जॉब्स क्रिएट होंगी।
इसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले प्लांट मिल्क प्रोडक्शन में कम पानी और जमीन लगती है। काऊ फार्मिंग मीथेन गैस का बड़ा सोर्स है जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करता है। इंडिया प्लांट मिल्क एक्सपोर्ट करके टॉप एक्सपोर्टर बन सकता है। अगर डेयरी मिल्क बैन होता है तो शुरू के 2-3 साल इकोनॉमिक शॉक आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट, हेल्थ और एनिमल वेलफेयर के लिए ह्यूज बेनिफिट होगा। प्लांट मिल्क अगर सस्ता हुआ और इजीली अवेलेबल बन गया तो काऊ मिल्क की जगह ले सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी, अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना